नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इको सर्वे के सेशन में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, अपनी तैयारी को उत्कृष्ट स्थान पे पहुँचा रहे हैं। अच्छे से रिवाइज किया करो, टेस्ट वगैरह भी दिया करो। और साथ साथ में इको सर्वे एक हनुमान चालीसा का रूप धारण कर चुका है। हनुमान चालीसा की तरह इसको रोज रिवाइज कर लिया करो। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसको शॉर्ट नोट्स खुद ही बना लिया करो, या फिर अगर खुद नहीं बना रहे, जब इको सर्वे कंप्लीट होगा तो यहाँ से शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले इको सर्वे की पहला, दूसरा, तीसरा सेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये चौथे सेशन का अंतिम पार्ट है, तीसरा पार्ट है औद्योगिक विकास का। इससे पहले अपने औद्योगिक विकास से संबंधित जो भी संस्थाएं थी, रिको, राजसिको, आरएफसी, ये देख ली थी। इसके बाद इसमें अपने श्रम से संबंधित योजनाएं भी देख ली थी, ई श्रम पोर्टल देख लिया था, औद्योगिक शिविर वगैरह सब देख लिए थे। नेक्स्ट जो योजना है इसके अंदर अपने पढ़ेंगे सबसे पहले तो खनिज। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है, कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है, कौन से में राजस्थान 100% उत्पादन करता है, 90% कौन से में एकाधिकार, सब ये देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड संस्था देखेंगे। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली देखेंगे। फिर राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी कार्यरत है वो रिफाइनरी देखेंगे। और जो संबंधित फिर रोजगार विभाग की जो भी संबंधित योजनाएं होगी वो इस थर्ड सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे। तो चौथा सेशन शुरू कर रहे हैं, तीसरा सेशन चौथे चैप्टर का। इससे पहले क्लास को सभी शेयर कर दो, सभी लाइक कर दो, और आपको क्लास यूजफुल लगती है कि थोड़ा बहुत हमारी मेहनत आपको दिख रही है कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो। तो आज शुरू कर रहे हैं चौथे चैप्टर का तीसरा सेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान में खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पे है, और कितने प्रकार के खनिज हैं और कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के खनिज है। प्रकार से मतलब समझ रहे हो कि राजस्थान के अंदर 81 विविध अनेक अलग अलग प्रकार के 81 टाइप के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन खनन कितनों का हो रहा है वर्तमान में? उन 81 प्रकार के खनिज जमीन में दबे हुए, उनमें से 58 प्रकार के खनिजों का खनन राजस्थान में हो रहा है। कितने प्रकार के? 58 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में खनन हो रहा है। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने लायक है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सीधा सा ऑप्शन आएगा 81। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है? तो 58। कितने प्रकार के? 58। प्रकार कितने हैं? टाइप्स 81। खनन कितना हो रहा है? 58। 81, 58। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसके अंदर ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे कि राजस्थान कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक है, 90% अग्रणी उत्पादक, देश में प्रमुख स्थान कौन कौन से खनिजों में। सबसे पहले देखते हैं कि एकमात्र उत्पादकता। राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जो केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं। मतलब ओवरऑल इंडिया के अंदर 100% खनन राजस्थान से ही हो रहा है। कौन कौन से खनिज हैं? तो सबसे पहला है सीसा एवं जस्ता। सीसा एवं जस्ता। सेकंड है सेलेनाइट। तीसरा है वोलेस्टोनाइट। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, 3 प्रकार के खनिज हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान निम्न में से कौन कौन से प्रकार के खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कौन कौन सा है? सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। कौन कौन से हैं? सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट कौन कौन से हैं? साथ के साथ लिख के या फिर बोल के याद करो। देखिए कौन कौन से हैं एकमात्र 100% उत्पादन? सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। नेक्स्ट दूसरा आता है कि राजस्थान राज्य जो है वो लगभग पूरा उत्पादन कर रहा है। भारत में इनका जहां से भी उत्पादन हो रहा है लगभग पूरा उत्पादन है। मतलब लगभग का मतलब है 90% से भी अधिक उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। ये भी 3 प्रकार के खनिज है। कौन कौन से हैं? चांदी है, कैल्साइट है और जिप्सम है। कौन कौन से खनिज है? चांदी है, कैल्साइट है और जिप्सम है। चांदी है, कैल्साइट है और जिप्सम। 3 प्रकार की 100% एकमात्र उत्पादकता वाले थे। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। और 3 प्रकार के लगभग पूरे उत्पादन वाले हैं। कौन कौन से? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान कौन कौन से खनिजों में प्रमुख उत्पादक के रूप में है। प्रमुख
उत्पादक के रूप में कौन कौन से खनिजों में है? तो पहला खनिज कौन सा है? बोल क्ले, यानी कि मिट्टी का प्रकार है ये बोल क्ले, फायर क्ले। कौन कौन सी दो प्रकार की तो मिट्टियां हैं, कौन कौन सी? बोल क्ले और फायर क्ले, बोल क्ले और फायर क्ले। नेक्स्ट है फॉस्फोराइट, कौन सा है? फॉस्फोराइट खनिज। उसके अगला है ओकर गेरू, ओकर खनिज है जिसको गेरू भी कहते हैं। कौन कौन सा है? फॉस्फोराइट, ओकर, गेरू, बोल क्ले और फायर क्ले। इसके बाद है फेल्सपार और स्टेटाइट। कौन कौन से हैं? फेल्सपार और स्टेटाइट। तो अभी तक देखा था एकमात्र उत्पादकता कौन कौन से खनिजों में है? सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। कौन कौन से हैं? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। याद करो, देखें एकमात्र 100% पूरे इंडिया के अंदर केवल इन तीन खनिजों का उत्पादन ओनली राजस्थान में हो रहा है। कौन कौन से हैं? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। नेक्स्ट है कि 90% से इंडिया का 90% से अधिक उत्पादन कौन कौन से खनिजों का हो रहा है राजस्थान में? ये भी तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। नेक्स्ट है कि राजस्थान किन किन खनिजों में प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थान रखता है? तो दो तो मिट्टी हैं, फायर क्ले और बोल क्ले, फायर क्ले और बोल क्ले, फायर क्ले और बोल क्ले। फिर आता है फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट। फिर आता है ओकर जिसको गेरू भी कहते हैं, जिसको गेरू भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेटाइट और फेल्सपार, स्टेटाइट और फेल्सपार। टोटल कितने खनिज हैं? 6। पहला बोल क्ले, फायर क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट और फेल्सपार। ये थे प्रमुख उत्पादकता वाले खनिज। नेक्स्ट है देश में प्रमुख स्थान कौन कौन से खनिजों के अंदर राजस्थान का है? प्रमुख स्थान कौन कौन से खनिज है? आयामी एवं सजावटी पत्थर। राजस्थान के अंदर सजावटी पत्थर है, उनका देश के अंदर प्रमुख खनिजों के अंदर प्रमुख स्थान आता है। दूसरा है संगमरमर, संगमरमर मार्बल है, मकराना वाला संगमरमर। राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं। काला, पीला है, सफेद है, गुलाबी है, सतरंगा है, वो सब आपने ज्योग्राफी में खनिज वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। फिर है सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। कौन कौन से ऐसे खनिज है जिसमें देश में प्रमुख स्थान है? तो सबसे पहला है आयामी एवं सजावटी पत्थर, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है सैंडस्टोन और चौथा है ग्रेनाइट। कौन कौन से हैं? आयामी एवं सजावटी पत्थर, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है सैंडस्टोन और चौथा है ग्रेनाइट। फिर राजस्थान कौन कौन से खनिजों के अंदर अग्रणी उत्पादक है? अग्रणी उत्पादक है मतलब अदर स्टेट से लगभग या तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे किस किस में है? एक ही खनिज है, कौन सा है? लाइमस्टोन। इसकी दो कैटेगरी है, एक सीमेंट ग्रेड और एक स्टील ग्रेड। सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन है। यह भी आपने ज्योग्राफी के अंदर खनिज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सीमेंट ग्रेड वाला लाइमस्टोन कौन कौन से जिलों में है और स्टील ग्रेड वाला लाइमस्टोन कौन कौन से जिलों में। ये थे अग्रणी उत्पादक वाले। एक बार वापस देख लो, देखें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है खनिजों वाला कि 100% उत्पादन राजस्थान में तीन प्रकार के खनिज है। कौन कौन से? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। कौन कौन से? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। 90% प्लस उत्पादन हो रहा है राज्य में तीन खनिजों का, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। कौन कौन से हैं? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। अब प्रमुख उत्पादक में राजस्थान है बोल क्ले, दूसरी फायर क्ले, ये दो मिट्टी के प्रकार है। तीसरा है फॉस्फोराइट, चौथा है गेरू, पांचवा स्टेटाइट और छठा फेल्सपार। 6 खनिज है। कौन कौन से? बोल क्ले, फायर क्ले, स्टेटाइट, फेल्सपार और फॉस्फोराइट और ओकर जिसको गेरू भी कहते हैं। फिर देश में प्रमुख स्थान किस किस में? सजावटी एवं आयामी पत्थर, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। सजावटी एवं आयामी पत्थर, आयामी एवं सजावटी पत्थर एक ही बात है, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। लास्ट एक राजस्थान कौन कौन से ऐसे खनिज है जिनमें अग्रणी उत्पादक है? सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन। यह था खनिज वाला। तो फिर एक बार वापस बता दो, देखें कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं, कितने प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं और कितने प्रकार के खनिजों का राजस्थान में वर्तमान में खनन हो रहा है। एक बार सभी बता दो, तो कितने प्रकार? कितने? 81 प्रकार के खनिज तो राजस्थान में पाए जाते हैं और वर्तमान में खनन कितने प्रकार के खनिजों हो रहे हैं? 58 प्रकार के। ये सारा डाटा याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा ही जाता है। जब खनिज का चैप्टर आता है तो इनसे संबंधित डाटा पूछ लिया जाता है। 81 प्रकार, 58 प्रकार और ये जो खनिज है 100%, 90% अग्रणी उत्पादक, प्रमुख स्थान और ये प्रमुख उत्पादक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास बना हुआ है। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना की गई। तो इस क्यों की गई? तो इसका मुख्य कार्य क्या है?
जो भी खान एवं भू विज्ञान है उसका सुदृढ़ीकरण करना, मतलब कि खान एवं भू विज्ञान जो विभाग है उसको मजबूत बनाना। और क्या है कि खनिजों का पूर्वेक्षण और अन्वेक्षण करना, मतलब कि खनिजों की खोज करना, कौन सा खनिज कहां पे है और कितनी मात्रा में पाया जाता है। और खनिज से संबंधित जो विभाग है उस विभाग का भी सुदृढ़ीकरण मजबूत बनाना। फिर है कि खनिजों की खोज वगैरह के अंदर तकनीकी नवाचार को अपनाना, तकनीकी परामर्श लेना और लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना और खनिज व्यवसाय का विकास करना। इसे तो क्या किया गया, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना की गई। तो कब की गई, 15 सितंबर 2020 को, 15 सितंबर 2020 को राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य क्या है, खान एवं भूविज्ञान का सुदृढ़ीकरण, खनिज पूर्वेक्षण, खनिजों की खोज, पता लगाना कि कौन सा खनिज कहां पे है और कितनी मात्रा में। नेक्स्ट है कि खनिज से संबंधित जो विभाग है उसको मजबूत प्रदान करना, सुदृढ़ीकरण करना, तकनीकी नवाचार अपनाना, तकनीकी परामर्श लेना, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना और खनिज व्यवसाय जो भी है उसका विकास करना। नेक्स्ट इसमें है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। प्रत्येक जिले के अंदर मिनरल मतलब खनिज से संबंधित फाउंडेशन ट्रस्ट बना हुआ है प्रत्येक जिले में। राजस्थान के सभी 33 जिलों में, राजस्थान के सभी 33 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना हुआ है। जो आपके दिमाग में आ रहा है कि 50 जिले अभी थोड़े से ठंडे बस्ते में गए हुए हैं वो, तो वर्तमान में 33 जिलों के अकॉर्डिंग इको सर्वे वाला डाटा याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट 33 जिले, राजस्थान के सभी 33 जिलों में स्थापना की गई। तो इसका कार्य क्या है, तो खनन कार्यों से जो भी प्रभावित व्यक्ति है जिलों में, खनन कार्य से जिले के अंदर जो भी प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र है उनके हित एवं लाभों की रक्षा करना। जिले के अंदर प्रत्येक जिले में बना हुआ है, जो भी खनन कार्य से प्रभावित व्यक्ति और जो क्षेत्र है खनन कार्य से प्रभावित, उनके व्यक्ति के हितों एवं लाभों की व्यवस्था करना। मतलब कोई भी खनन कार्य हो रहा है, वहां पे प्रदूषण या फिर किसी भी प्रकार का विस्थापन हो रहा है, जैसे गांवों में खनिज हो रहा है तो खनिज का खनन हो रहा है तो वहां से कभी कभी पूरे गांवों को विस्थापित कर दिया जाता है। तो वहां पे व्यक्तियों और जो क्षेत्र है पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उस क्षेत्र के हित एवं लाभों की रक्षा करना किसका कार्य है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। नेक्स्ट ये देखा, अभी तक आपने पढ़ लिया था खनिज। राजस्थान में सबसे पहले कितने प्रकार के खनिज हैं, बताओ देखें, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है। सबसे पहले तो प्रकार पता होना चाहिए, कितने प्रकार के खनिज हैं, तो प्रकार में है 81। खनन कितने प्रकार का हो रहा है, खनन हो रहा है 58 का। फिर अपने देखा था कि एकमात्र उत्पादकता में कौन कौन से हैं, 3 खनिज हैं। एकमात्र का मतलब 100% उत्पादकता में कौन कौन से 3 हैं, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। कौन कौन से हैं, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, SVS, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। लगभग 90% से ऊपर खनिज उत्पादन हो रहे हैं, वो भी कितने हैं, 3। कौन कौन से, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। कौन कौन से हैं, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। प्रमुख स्थान किस किस में है, आयामी एवं सजावटी पत्थरों में, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट में, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट में। अग्रणी कौन किस में है, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड के लाइमस्टोन में, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन में। ये अभी तक अपन ने पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड कहां पे है, RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है, उदयपुर में। हेडक्वार्टर कहां पे है, उदयपुर में। किसका, RSMML का मुख्यालय कहां है, उदयपुर में। स्थापना कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1974, 30 अक्टूबर 1974, 30 अक्टूबर 1974 को स्थापना हुई थी RSMML की। मुख्यालय कहां पे है, उदयपुर में। अब इसका उद्देश्य क्या है, RSMML का उद्देश्य क्या है कि स्थापना क्यों की गई, तो लागत प्रभावित तकनीक का प्रयोग करना है। कौन सी, लागत प्रभावित तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीक से दोहन। लागत प्रभावित तकनीक क्या होती है, फालतू का वेस्ट पैसा नहीं करना है, जितना पैसा लग रहा है उसी मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी जो कम पैसों में खनिजों का व्यवस्थित या आधुनिक तकनीक से दोहन कर सके। इसलिए RSMML की स्थापना की गई। कब की गई, 30 अक्टूबर 1974 को। मुख्यालय कहां पे है, उदयपुर में। उद्देश्य आपने देख लिया।
नेक्स्ट है कि इसके तहत 4 गतिविधियां चल रही है, 4 सेंटर बने हुए हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर, SBU एंड PC। तो 4 सेंटर बने हुए हैं, चारों सेंटरों के जगह याद रखनी है कि कौन सा सेंटर कहां पे बना हुआ है। इसमें एक सेंटर ऐसा है जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी 3 तो आप नाम से बता दोगे। रॉक फास्फेट उत्पादन कहां पे होता है? जामरकोटड़ा उदयपुर में। तो इसका सेंटर कहां पे है? जामरकोटड़ा उदयपुर में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है, तो इसका सेंटर बीकानेर में। लाइमस्टोन का पत्थरों का खनिज का उत्पादन कहां पे है? जोधपुर में, तो जोधपुर। याद रखने वाला यह है लिग्नाइट, याद रखने वाला है लिग्नाइट। लिग्नाइट से कहीं बीकानेर में ना चले जाओ, इसलिए इसका कौन सा है? जयपुर में। SBU एंड PC। लिग्नाइट कहां पे है? जयपुर में। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट का कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। यह था अपना RSMML। स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1974 को। मुख्यालय कहां पे है? उदयपुर में। मुख्यालय कहां पे है? उदयपुर में। उद्देश्य क्या है? लागत प्रभावी तकनीक से खनिज संपदा का आधुनिक तकनीक से दोहन करना। इसकी 4 मुख्य गतिविधियां कार्यरत है, SBU एंड PC। रॉक फास्फेट का कहां पे है? जामरकोटड़ा उदयपुर में। जिप्सम का बीकानेर में, लाइमस्टोन का जोधपुर में और लिग्नाइट का जयपुर में। लिग्नाइट का जयपुर में। लिग्नाइट का जयपुर में। लिग्नाइट पे इतना जोर क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर भटक ना जाओ, इसलिए लिग्नाइट का याद रखना जरूरी है, जयपुर है। लिग्नाइट का SBU एंड PC कहां पे है? जयपुर में। यह था RSMML। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के अंदर तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां कहां होता है, कितना यूज करते हैं, राजस्थान कौन से स्थान पे है, भारत कौन से स्थान पे उत्पादन में या फिर उपभोक्ता में। तो भारत के अंदर विश्व का जितना भी कच्चा तेल है खपत करने के अंदर भारत कौन से स्थान पे है, या उपभोग करने में भारत कौन से स्थान पे है? तीसरा, थर्ड सबसे बड़ी कंट्री है, तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है जो कच्चे तेल का उपभोग करती है। कौन सी? इंडिया। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा उपभोग देश है कच्चे तेल का। तो अब फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है USA और सेकंड है चाइना। फर्स्ट है USA और सेकंड चाइना। किसके अंदर? कच्चे तेल के अंदर तीसरा सबसे बड़े उपभोक्ता है भारत। फर्स्ट USA, सेकंड चाइना। विश्व का जितना भी कच्चा तेल खपत हो रहा है, मान लो 100% विश्व में कच्चा तेल खपत हो रहा है, इसका 100 का 5.3%, 5.3% खपत कहां पे हो रही है? इंडिया में। 5.3% खपत कहां पे हो रही है? इंडिया में। किसकी? कच्चे तेल की। कच्चे तेल की विश्व की 5.3% खपत कहां पे है? इंडिया में। विश्व का लगभग 5.3% कच्चा तेल खपत हो रहा है इंडिया में। फिर एक भारत जितना खपत कर रहा है उसका उत्पादन कितना कर रहा है? भारत मान लो कि जितना भी खपत कर रहा है, टोटल भारत के अंदर जितना यूज हो रहा है कच्चा तेल, उसका ओनली 12.6% क्या करता है? उत्पादित करता है। भारत के अंदर ओनली 12.6% कच्चा तेल उत्पादित होता है अपनी खपत का। जितना यूज में लेते हैं उसका 12.6% उत्पादित होता है। जो बाकी बचा वो क्या करते हैं? अपने आयात करते हैं अरब कंट्रीज से। कहां से? अरब कंट्रीज से आयात करते हैं। खपत का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? 12.6%। 12.6%। अब इस 12.6 के अंदर राजस्थान का योगदान कितना है? 14.95%, 14.95%। इस 12 को आप 100 मानोगे तभी 14 माना जाएगा, नहीं तो ऐसे दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा समझने में। भारत टोटल उपभोग करता है उसका 12.6% कच्चा तेल उत्पादित कर रहा है, जो बाकी बचा वो आयात कर रहा है। जो बाकी बचा वो आयात कर रहा है। राज्य जितना भी भारत के अंदर कच्चा तेल उत्पादित हो रहा है, राजस्थान का योगदान लगभग 15% के आसपास है। 14.9% है, तो लगभग इसको 15% मान सकते हैं। फिर एक राजस्थान कहां से कितना उत्पादन करता है? राजस्थान कहां से कितना उत्पादन करता है? इस हेतु राजस्थान के अंदर 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन बने हुए हैं जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो लगभग 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चारों पेट्रोलिफेरस बेसिन कितने एरिया में फैले हुए हैं? 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर। 1.5 लाख 1.5 लाख 1,50,000
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ये चारों पेट्रोलिफेरस बेसिन। एक बार वापस देखो, देखें, तेल एवं प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल का उपभोग करने में इंडिया का स्थान है थर्ड। इंडिया का स्थान है थर्ड, जो विश्व का लगभग 5.3% खपत करता है। भारत लगभग विश्व का 5.3% तेल खपत करता है। अब जितना खपत किया उसके अंदर इंडिया में उत्पादित ओनली 12.6% ही होता है। नेक्स्ट 87.3% आयातित होता है अरब कंट्रीज वगैरह से। फिर जो भी उत्पादित होता है इंडिया के अंदर, राजस्थान का कितना योगदान है? 14.95, लगभग 15%। राज्य के अंदर 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन बने हुए हैं जो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। फिर ये देखते हैं कि कौन सा बेसिन है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। चारों बेसिन देखेंगे, चारों बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहला बेसिन कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। नाम याद रखना है, कौन सा बेसिन है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सा बेसिन है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर सांचौर से 2 तो सीधे हो गए, बाड़मेर और सांचौर। तीसरा जिला है अपने जालोर। तीसरा जिला कौन सा है? जालोर। बाड़मेर सांचौर के अंदर कौन सा जिला शामिल है? बाड़मेर सांचौर और जालोर। बाड़मेर सांचौर और जालोर। यह था अपना पहला पेट्रोलिफेरस बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। 2 तो नाम वाले हो गए, बाड़मेर और सांचौर। तीसरा हो गया जालोर। नेक्स्ट है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है ओनली जैसलमेर जिले में विस्तृत है। इसका क्षेत्र कहां पे है? ओनली जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट था जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर जिले में। तीसरा बेसिन है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, 2 तो नाम में ही आ गए, बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर। तीसरा है गंगानगर, चौथा हनुमानगढ़ और 5वां चूरू। कितने जिले हो गए? 5 जिले। कौन कौन से? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। लगभग उत्तरी राजस्थान वाले जिले हैं ये। मैप के अकॉर्डिंग देखो तो सबसे पहला था बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये वाला एरिया। यहाँ पे कौन कौन से जिले शामिल है? बाड़मेर, सांचौर और जालोर। ये 3 जिले हैं पहले के अंदर शामिल। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, जिसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? ओनली जैसलमेर। फिर तीसरा ये ऊपर वाला बेसिन है, इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? पहला बीकानेर, दूसरा नागौर, तीसरा श्री गंगानगर, चौथा हनुमानगढ़, 5वां चूरू। ये 5 जिले तीसरे बेसिन में शामिल है, जिसका नाम है बीकानेर नागौर बेसिन। चौथा है विंध्यन बेसिन, विंध्यन एरिया, हाड़ौती प्रदेश वाला, जिसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, ये झालावाड़। 4 हाड़ौती के जिले हैं। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग शामिल है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये यहाँ से जो भीलवाड़ा का रावत बाटा वाला एरिया है वो भीलवाड़ा का, सॉरी, चित्तौड़गढ़ का रावत बाटा वाला एरिया, और जो भीलवाड़ा का रावत बाटा से थोड़ा अलग करता है चित्तौड़गढ़ को, वो एरिया चौथे बेसिन, विंध्यन बेसिन में शामिल है। एक बार इनको मैप से व्यवस्थित रूप से देखते हैं ताकि इजी वे में याद हो जाए। तो सबसे पहला बेसिन था अपना बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन, कौन कौन से जिले शामिल हैं? बाड़मेर, सांचौर और जालोर। बाड़मेर, सांचौर और जालोर। ये यहाँ पे कौन सा जिला है? बालोतरा जिला है, जो बाड़मेर से ही अलग होकर बना है। और जो वर्तमान अभी रिफाइनरी है वो पचपदरा कौन से एरिया में आती है? बालोतरा में ही आती है। इको सर्वे में 3 ही नाम लिखे हुए हैं, इसलिए अपने को 3 ही याद रखने हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं? बाड़मेर, सांचौर, जालोर। कौन से बेसिन में? पहला बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन। नेक्स्ट आता है जैसलमेर बेसिन। इसके अंदर ओनली एकमात्र जिला कौन सा है? जैसलमेर। एक अकेला जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट है तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, इसके अंतर्गत बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, उत्तरी राजस्थान वाले लगभग सारे जिले। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़। ये एरिया है अनूपगढ़ का। ये एरिया कौन सा है? अनूपगढ़ का है। तो अनूपगढ़ पहले गंगानगर का ही पार्ट था। अनूपगढ़ पहले गंगानगर का ही पार्ट था। अभी तक अनूपगढ़ को इको सर्वे में इन बेसिनों में शामिल नहीं किया गया है। हो सके अगली बार कर ले, हो सके अगली बार कर ले। इसलिए इस बार अपने को बीकानेर नागौर बेसिन में 5 ही जिले याद रखने हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू। नेक्स्ट था अपना चौथा और लास्ट बेसिन विंध्यन बेसिन। कौन सा बेसिन था? विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में आपको बता दिया कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 4 तो ये हाड़ौती के। फिर ये रावत बाटा वाला भाग है चित्तौड़गढ़ का। रावत बाटा वाला भाग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। और ये हल्का सा पार्ट किसका है? बिजोलिया और
मांडलगढ़ तहसील है भीलवाड़ा की। यहाँ पे कौन सी तहसील है? बिजोलिया और मांडलगढ़ तहसील है भीलवाड़ा की। बिजोलिया और मांडलगढ़ तहसील है भीलवाड़ा की। तो विंजन बेसिन में कितने जिले हो गए? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। KBBJ, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और C से चित्तौड़गढ़ और B से भीलवाड़ा। C से चित्तौड़गढ़, B से भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र। ये थे अपने 4 राजस्थान के पेट्रोलीफेरस बेसिन। पेट्रोलीफेरस बेसिन। इसमें अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर क्या देखा कि इंडिया विश्व के अंदर 3rd लार्जेस्ट कंट्री है उपभोग में। इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है उपभोग में, जो विश्व का 5.3% खपत करती है। कितना? 5.3% के लगभग खपत करती है इंडिया। फिर इंडिया उत्पादन कितना करती है? तो जितना अपने खपत होता है उसका ओनली 12.6% उत्पादन होता है। ओनली 12.6% उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो सारा कच्चा तेल आयात करते हैं। फिर राजस्थान का इसमें योगदान कितना है? 14.95%। लगभग 15% है इंडिया के अंदर राजस्थान कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। 14.95% राजस्थान उत्पादन कर रहा है। यह था ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है इसके मुख्य विकास गतिविधियां क्या क्या है? तो राजस्थान के अंदर मंगला तेल क्षेत्र है। मंगला तेल क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र है जहां से राजस्थान में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था। पहला ऐसा तेल क्षेत्र है जहां से उत्पादन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 29 अगस्त 2009। 29 अगस्त 2009 डेट भी याद रखनी है। और जो तेल क्षेत्र है इसका नाम भी याद रखना है। कौन सा है? मंगला तेल क्षेत्र। मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब शुरू हुआ था? 29 अगस्त 2009 को। वर्तमान में क्या है कि मंगला के तरह ही, मंगला के जैसे ही 16 क्षेत्र हैं। जैसे इनके नाम ऐसे हैं: मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, राजेश्वरी, कामेश्वरी और अन्य 16 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेल का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। तेल का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। प्रतिदिन कितना किया जा रहा है? 79,000 से 81,000 बैरल। 79,000 से 81,000 बैरल। 79,000 से 81,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें एक बैरल के अंदर कितना लीटर तेल होता है? 158.9 लीटर। 158.9 लीटर, लगभग 159 लीटर एक बैरल के अंदर तेल होता है। वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है? 79,000 से 81,000। 79,000 से 81,000। 79 to 81। 79 to 81। 79 से 81,000। 79 से 81,000 वर्तमान में तेल का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। कितने क्षेत्रों से? 16 क्षेत्रों से। मंगला तेल क्षेत्र से कब उत्पादन शुरू हुआ? 29 अगस्त 2009 को। 29 अगस्त 2009 को। ये थी मुख्य गतिविधियां तेल से संबंधित। नेक्स्ट आती है अपनी राजस्थान की रिफाइनरी। राजस्थान की एकमात्र रिफाइनरी। अभी तक राजस्थान में एक ही रिफाइनरी है। कहां पे है? कहां पे है ये रिफाइनरी? तो इसका शुभारंभ किया गया था 16 जनवरी 2018 को। 16 जनवरी 2018 को शुभारंभ किया गया था। कहां पे? पचपदरा में। पचपदरा नामक स्थान है वहां पे, जो वर्तमान में बालोतरा जिले में, पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब बालोतरा नया जिला बन गया है। तो वर्तमान में बालोतरा जिले में है। कौन से जिले में? बालोतरा में राजस्थान रिफाइनरी। अब राजस्थान रिफाइनरी के अंदर साझेदारी किस किस की है? तो HPCL की और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की जो अपनी सरकार है इसकी साझेदारी है। कितनी है? 74% HPCL की और 26% राजस्थान की। 74:26 का रेशियो है। 74:26 का रेशियो है। किस किस का? HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का। राजस्थान गवर्नमेंट का कितना है? 74:26। याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि HPCL की राजस्थान रिफाइनरी में भागीदारी कितनी है? तो 74%, 74% और 26%। अब यह है कि राजस्थान की जो अपनी रिफाइनरी है इसकी क्षमता कितनी है? 9 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करती है। ये कितने मिलियन टन? 9 मिलियन टन तेल का ये वार्षिक उत्पादन कर रही है राजस्थान की रिफाइनरी। राजस्थान की ये जो रिफाइनरी है ये पहली ऐसी रिफाइनरी है कि इसके साथ साथ क्या किया गया है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो भी अपन कच्चा तेल उत्पादित कर रहे हैं
उसको फ्रेश करने के बाद जो भी उसमें कचरा बचता है जिससे अन्य प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अन्य प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, जैसे ये वाहनों में ग्रीस वगैरह होता है, वो डामर रोड के अंदर जो चारकोल यूज में होता है वो, जो उसको फेंका नहीं जाता या फिर कहीं और ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि इसी के तहत राजस्थान के अंदर जो शुद्ध करते हैं जब तेल को, तो उसके बाद जो उत्पाद बचता है जिससे ग्रीस वगैरह या फिर डामर के लिए जो चारकोल वगैरह जो बचता है उससे ये यहीं पे तैयार किए जाते हैं। ये देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के साथ में बना हुआ है। फिर इस रिफाइनरी की लागत कितनी है, लगभग 72,937 करोड़, 72,937 करोड़, 72,937 करोड़। और ये रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। कौन से मानक के उत्पादनों का उत्पादन करेगी, BS6 मानक। BS6 क्या है कि जो भी वाहन है उनके प्रदूषण को लेके एक स्टेज तैयार किया है, इसको कहते हैं भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6 मानक है, ये इन उत्पादों का तैयार करेगी। BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी ये रिफाइनरी। फिर यही बात है, देश की प्रथम ऐसी रिफाइनरी है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का साथ में बनाया हुआ है। रिफाइनरी में सबसे पहली बात है कि साझेदारी किस किस की है, HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट की। HPCL की कितनी है, 74%, राजस्थान गवर्नमेंट की 24%। नेक्स्ट है क्षमता कितनी है, तो 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। ऐसी रिफाइनरी जिसके साथ, देश की पहली ऐसी रिफाइनरी जिसके साथ से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। शुभारंभ कब हुआ था, 16 जनवरी 2018 को पचपदरा में, बालोतरा जिले में, बालोतरा जिले के पचपदरा में। फिर ये लागत कितनी है, 72,937 करोड़, 72,937 करोड़ इसकी लागत है। और ये रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों को तैयार करेगी। ये थी अपनी राजस्थान की रिफाइनरी। इसके बाद आता है रोजगार विभाग राजस्थान। रोजगार विभाग राजस्थान जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। 1956 में किसने की थी, केंद्र सरकार अपने स्तर पे स्थापना की थी किसकी, रोजगार विभाग की। रोजगार सेवा निदेशालय कहां पे है, तो जयपुर में। ये भी याद रखना है, रोजगार सेवा निदेशालय कहां पे है, तो जयपुर में। अब ये क्या है कि निदेशालय एक समाचार पत्र प्रकाशित करता है, पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है जिसका नाम क्या है, राजस्थान रोजगार संदेश। राजस्थान रोजगार संदेश। पाक्षिक का मतलब क्या होता है, 15 दिन से, पखवाड़ा। पखवाड़े को क्या कहते हैं, पाक्षिक। तो यह है रोजगार निदेशालय समाचार पत्र प्रकाशित करता है, उसका नाम क्या है, राजस्थान रोजगार संदेश। अब रोजगार विभाग का कार्य क्या है कि जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं बेरोजगार आदमी, और जिनको रोजगार या फिर बेरोजगारों को अपने नियोजक होते हैं जो जिनको जरूरत है आदमियों की, उन दोनों के कर्म से उपयुक्त क्या करते हैं, कार्यबल प्राप्त करती है। रोजगार की तलाश करने वालों तथा नियोजकों को कर्म से क्या करती है, उपयुक्त रोजगार एवं नौकरी कार्यबल प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। कौन, रोजगार विभाग राजस्थान। रोजगार विभाग राजस्थान। एक बार वापस देखो, रोजगार विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। केंद्र सरकार ने अपने स्तर पे स्थापना की थी। फिर रोजगार सेवा निदेशालय कहां पे है, जयपुर में। ये एक पाक्षिक समाचार पत्र निकालता है, राजस्थान रोजगार संदेश के नाम से। इसके अंदर विभिन्न जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी गवर्नमेंट, जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं रोजगार से संबंधित, वो सारे राजस्थान रोजगार संदेश के अंदर दिए जाते हैं। फिर इसका कार्य क्या है कि बेरोजगार और नियोजक के बीच में ये एक कड़ी के रूप में कार्यरत है। रोजगार विभाग क्या करता है, बेरोजगार और नियोजकों के रूप में एक कड़ी के रूप में कार्यरत है। यह था रोजगार विभाग। फिर कुछ योजनाएं हैं रोजगार विभाग की। पहली योजना क्या है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता योजना, इस योजना से कौन कौन परिचित नहीं है या फिर कौन कौन लाभ नहीं उठा रहा, वो एक बार बता दो। देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना का कौन कौन लाभ नहीं उठा रहा और कौन कौन परिचित नहीं है। यह योजना प्रारंभ की गई थी 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को माननीय अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसकी अधिकतम अवधि क्या है कि रोजगार भत्ता आपको कब तक दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 साल तक आपको रोजगार भत्ता दे दिया जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, आपको 2 साल तक रोजगार भत्ता दे दिया जाएगा। अगर 2 साल से पहले ही आप कहीं जॉब लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, तो आपको रोजगार भत्ता बंद करना पड़ता है। 2 साल या जब भी रोजगार प्राप्त होता है
तब तक रोजगार भत्ता दिया जाता है। अब दिया कितना जाता है तो इसमें भी अलग अलग राशि है। पुरुषों को कितने देंगे 4,000 रुपए, पुरुषों को कितने देंगे 4,000 रुपए। ये यहाँ पे है महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को कितना देंगे 4,500 रुपए, 500 रुपए पुरुषों से ज्यादा देंगे। पुरुषों को 4,000, महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजनों हेतु 4,500 रुपए। इसके हेतु पहले ये ऐसे ही दिया जाता था, वर्तमान में पिछले 1-2 साल से इसके अंदर थोड़ा सा संशोधन किया है कि घर बैठे ही पहले बेरोजगार भत्ता आ जाता था, निक में कुछ काम नहीं करना पड़ता था। तो अब इसमें कम से कम क्या कर दिया कि 3 माह का कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया। 3 माह का आपको कौशल प्रशिक्षण मतलब कुछ ना कुछ सीखना अनिवार्य है। और नेक्स्ट क्या कर दिया कि आप पूरे दिन बैठे नहीं रह सकते, इसलिए पर डे क्या करना पड़ेगा, राजकीय विभागों में जाके आपको 4 घंटे सेवा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा 4 घंटे सेवा देनी पड़ेगी, 4 घंटे की इंटर्नशिप होती है, तभी आपको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो नहीं दिया जाएगा। क्या होगा इसके अंदर, कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लेना पड़ेगा और 4 घंटे पर डे राजकीय विभागों में जाके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये थी अपने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना। सब इस योजना से परिचित हैं। प्रारंभ हुआ था 1 फरवरी 2019 को, माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया था। मैक्सिमम 2 वर्ष की अवधि तक दिया जाता है, या फिर आपको 2 वर्ष की अवधि से पहले रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसको बंद कर दिया जाता है। पुरुषों हेतु 4,000 रुपए है, महिला, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर हेतु 4,500 रुपए। कम से कम 3 माह का आपको कौशल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और पर डे 4 घंटे राजकीय विभागों में जाके सेवा देनी पड़ेगी। यह था बेरोजगार भत्ता योजना। फिर था मॉडल करियर सेंटर। मॉडल करियर सेंटर बनाए हुए हैं राजस्थान में कुछ। उनका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो रोजगार कार्यालय की जो पुरानी व्यवस्था है उनको क्या करना है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ सक्षम मॉडल करियर सेंटर के रूप में परिवर्तन करना। जो भी कागजी कार्रवाई, जो भी इनकी पुरानी ढर्रा चल आ रहा है, उसको पुरानी व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन या फिर अपडेट करना। इसके लिए मॉडल करियर सेंटर के रूप में परिवर्तित करना किसका कार्य है, मॉडल करियर सेंटर का। किसको, जो भी रोजगार कार्यालय हैं प्रत्येक जिलों में बने हुए, उनकी जो भी पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उनको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सक्षम बनाना, उनको ऑनलाइन लाना। फिर अभी तक वर्तमान में राजस्थान में 16 मॉडल करियर सेंटर बने हैं। वर्तमान में कितने मॉडल करियर सेंटर हैं, 16 है। जिलों के नाम ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 16 है। जिलों के नाम याद ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 16 कहाँ पे हैं एक बार देख लो, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। कहाँ पे, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर और अलवर में। कहाँ है, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली और जैसलमेर में। फिर है जालोर, बाड़ा, बांसवाड़ा और श्री गंगानगर में। इतना याद रख लो कि 16 मॉडल करियर सेंटर बने हुए। जिलों का नाम नहीं याद रखना। कितने बने हुए हैं, 16 मॉडल करियर सेंटर बने हुए। कितने हैं, 16। कितने मॉडल करियर सेंटर हैं, 16 मॉडल करियर सेंटर बने हुए हैं। उद्देश्य क्या है, रोजगार कार्यालय की जो भी पुरानी ढर्रा चला आ रहा है उनको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सक्षम बनाना, उनको ऑनलाइन करना। ये थे मॉडल करियर सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, RSLDC। RSLDC राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम स्थापना कब की गई, 2010 में। 2010 में। अब राजस्थान ऐसा स्टेट है जो आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला पूरे भारत में पहला स्टेट है। आजीविका का मतलब क्या है, किसी को जीविकोपार्जन हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो आजीविका पर मिशन शुरू कराया। उस मिशन का नाम क्या है, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड मिशन। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड। कौन सा मिशन है, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड मिशन। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है, पहला मिशन है, पहला राज्य है भारत का। स्थापना कब हुई थी RSLDC की, 2010 में। 2010 में। नेक्स्ट देखो, RLDC के द्वारा कुछ योजनाएं चल रही है, कुछ राज्य पोषित योजनाएं हैं, कुछ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य में RSLDC के माध्यम से किया जा रहा है।
योजनाएं कौन सी है? पहली योजनाएं है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, जिसको राजविक भी कहते हैं। राजविक, राजविक फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? बेरोजगार जो भी युवा हैं, बेरोजगार जो भी युवा हैं उनको बाजार की मांग के अनुरूप, बाजार की मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या करना? कौशल देना। किनको? बेरोजगार युवाओं को। किस प्रकार का कौशल? तो बाजार की मांग के अनुरूप, जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र है बाजार में, उन क्षेत्रों की क्या मांग है, उस मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना और रोजगार के अवसर सृजन करना। कौन सी योजना का उद्देश्य है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है राजविक, उसका यह उद्देश्य है। उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विशिष्ट मनोनयन एवं रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय भर्ती प्रशिक्षण नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया जाता है। क्या चीज बनाई जाती है? रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, जिसका मतलब है भर्ती प्रशिक्षण नियोजन। जो भी मान लो कि नेक्स्ट यहां से कौशल प्रदान करने के बाद जहां पे आपको भर्ती किया जाएगा, उस भर्ती या फिर उस क्षेत्र का लगभग आपको पूरी जानकारी दी जाती है इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर। राजविक नामक कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है सक्षम, वो था राजविक अब है सक्षम, वो था राजविक अब है सक्षम। सक्षम का मतलब है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। महाअभियान चल रहा है जिसका नाम क्या है? स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा। स्वरोजगार का मतलब है कि स्वयं अपने स्तर पे आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा, शिक्षा देके आपको, कौशल शिक्षा देके आपको मजबूत बना दिया जाएगा कि स्वयं आप रोजगार की तलाश कर लोगे। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के युवाओं और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा सक्षम बनाना है। नाम से ही पता है सक्षम, किस में बनाना है? स्वरोजगार हेतु। क्या देके? कौशल शिक्षा। किस किस को? युवाओं को और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और सक्षम बना दिया जाएगा कि उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सर्जित कर दिए जाएंगे। कहां पे रोजगार के अवसर सर्जित किए जाएंगे? स्थानीय लोकल स्तर पे भी आपको रोजगार प्रदान करने हेतु एक सक्षम नाम का महाअभियान चल रहा है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को क्या किया जाएगा कि प्रशिक्षण के माध्यम से आपको सक्षम बना दिया जाएगा कि आप अपने स्थानीय स्तर पे ही रोजगार के संसाधन उपलब्ध कर सको या रोजगार प्राप्त कर सको। पहली थी राजविक, दूसरी है सक्षम। यह है राज्य पोषित कार्यक्रम RSLDC द्वारा संचालित। पहली राजविक, दूसरी सक्षम, तीसरी है समर्थ। तीसरी है समर्थ। पहले राजविक, दूसरी में आपको सक्षम बनाया, तीसरी में समर्थ। अब समर्थ के अंदर कौन कौन है? जो समर्थ नहीं है उनको समर्थ बनाना। किस किस को? निर्धनतम, हाशिए पर मौजूद समुदाय एवं वर्ग, हाशिए पर मौजूद समुदाय एवं वर्ग। अगला है भिक्षावर्ती में जो लिप्त है, जो भीख मांग रहे हैं उनको, कच्ची बस्तियों के निवासी, कच्ची बस्ती के निवासी जिनको पता नहीं है, फिर दलित, दलितों को, आदिवासियों को, और नारी निकेतन के अंदर जो है बाल गृह के निवासी हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं, उनको रोजगार स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, समर्थ बनाया जाएगा। पहली थी राजविक, दूसरी में आपको सक्षम बनाया, तीसरी में आपको सक्षम बनाया जाएगा, सॉरी समर्थ बनाया जाएगा। समर्थ किस किस को बनाया जाएगा? जो गरीब हैं, हाशिए पर स्थित समुदाय एवं वर्ग है, भिक्षावर्ती में लिप्त हैं, जो कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं, दलित हैं, आदिवासी है, नारी निकेतन में रहते हैं, जो बाल गृह के बच्चे हैं उन्हें बाल गृह में निवास कर रहे हैं उनको, जो जेल में बंदी है उनको वहीं पे प्रशिक्षण देके स्वरोजगार के हेतु सक्षम बनाया जाएगा। समर्थ योजना के तहत, समर्थ योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY। शुरुआत कब हुई थी? 2019 में भी ये भी अशोक गहलोत सरकार की है। 7 नवंबर 2019 को शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? कॉलेज में जो छात्र हैं, कॉलेज में जो छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित
सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित, सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना, ताकि क्या करेंगे कि प्रशिक्षण के बाद मजदूरी एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके। कॉलेज स्तर पे ही क्या कर दिया जाएगा आपको, युवा कौशल योजना के तहत कॉलेज स्तर पे ही आपको ट्रेन कर दिया जाएगा रोजगार हेतु। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कॉलेज स्तर पे ही आपको ट्रेन कर दिया जाएगा मजदूरी एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने हेतु। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत। शुरुआत हुई थी 7 नवंबर 2019 को। योजना का संचालन कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। युवा कौशल योजना का संचालन कौन, अभी तक जितनी भी अपन ने 4 योजना देखी, इन चारों में भी क्या है कि आपको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आपको समर्थ बना दिया जाता है, आपको आत्मनिर्भर बना दिया जाता है, ताकि आप रोजगार के अवसरों का सर्जन होगा और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सको। नेक्स्ट जो ये योजना है, इसका संचालन कौन कर रहा है राज्य में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने लायक है कि सबसे पहली संस्था कौन सी है, RSLDC, RSLDC। और दूसरी क्या है, कॉलेज शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग। कौन कौन सी है, RLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग की संयुक्त तत्वाधान में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। कौन कौन सी, RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग, RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग कौन सी योजना का संचालन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी, 7 नवंबर 2019 को। इसमें क्या किया जाएगा कि कॉलेज में जब आप पढ़ रहे होंगे तभी आपको उतनी स्किल दे दी जाएगी प्रशिक्षण के माध्यम से कि आप मजदूरी एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सको। कॉलेज में आपको पढ़ाई के दौरान ही प्रशिक्षण के तहत आपको सक्षम बना दिया जाएगा कि आप स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सको। योजना का संचालन कौन कर रहा है, RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस योजना अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि विद्यार्थियों हेतु 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। कितने पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, 45। इस योजना के तहत पाठ्यक्रम में भी आपको स्किल सिखाई जाएगी, कौशल सिखाने के लिए 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। कितने, 45 विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत। ये थी अपनी 4 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा पोषित। नेक्स्ट देखेंगे अपन केंद्र सरकार द्वारा पोषित कौन कौन सी योजनाएं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित कौन कौन सी योजनाएं, जिसमें सबसे पहली कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौन सी, ग्रामीण कौशल योजना। इसमें क्या है कि ग्रामीण जो भी लोग होंगे, ग्रामीण के जो भी युवा होंगे, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भी याद रखनी है कि कौन कार्यक्रम किन किन का है या फिर प्रशिक्षण एवं नियोजन कौन करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार। ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। किस किस का, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण है तो गरीब युवाओं, कहां के गरीब युवाओं, गांवों के गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। RSLDC से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सब में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आपको स्वरोजगार के लायक बनाया जा रहा है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत क्या होगा कि ग्रामीण जो भी गरीब युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस किस के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ये योजना। इस योजना के अंदर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरे इंडिया में कहां से शुरू हुई, अपने उदयपुर से। शुभारंभ हुआ था भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में, भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में। इसको 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में स्टार्ट किया गया। कहां से स्टार्ट किया गया, उदयपुर में। कहां से, उदयपुर में। कौन सी योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौन चला रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है, गांव में जो भी गरीब हैं, युवा हैं, उनको कौशल प्रदान करना। शुभारंभ कहां हुआ था, भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में उदयपुर में शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त को, 15 अगस्त के दूसरे ही दिन 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में कौशल विकास केंद्र ओपन किया गया था और भारत का यह प्रथम केंद्र था। यह योजना थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें इतना ही याद रखना है कि यह प्रशिक्षण कौन दे रहा है, भारत सरकार का जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। इतना ही है कि
RSLDC की जितनी भी योजनाएं पढ़ो, दोबारा बता रहा हूं, इसके अंदर सब में कौशल या फिर प्रशिक्षण देके आपको स्वरोजगार आधारित अवसरों का लाभ उठा सको। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो आपको युवाओं को प्रशिक्षण देगा। फिर है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। स्किल एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन? एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, आपको नॉलेज में अवेयरनेस करेंगे, किस लिए? फॉर लाइवलीहुड का मतलब जीविका के लिए, प्रमोशन का मतलब प्रमोट करेंगे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है भारत सरकार। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर क्या करेंगे? संस्थागत एक तंत्र मजबूत करेंगे, संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाना। कि आपको जो प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद आपका जो भी छोटा मोटा एग्जाम होगा कि आपने इस प्रशिक्षण में क्या कुछ सीखा, उसके जो मूल्यांकनकर्ता होंगे उनका भी पूल बनाना कि वो भी अच्छी क्वालिटी के हो। ऐसा ना हो कि आप जिससे प्रशिक्षण ले रहे हो वो खुद प्रशिक्षण देने लायक नहीं है। इसके लिए कौन सी योजना चल रही है? संकल्प, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। शॉर्ट फॉर्म क्या है? संकल्प। चला कौन रहा है? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाना। नेक्स्ट है प्रवासन सहयोग केंद्र बनाए जाएंगे। प्रवासन सहयोग केंद्र बनाए जाएंगे। प्रवासन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। RSLDC क्या करेगी कि जो प्रशिक्षित युवा है वो अपने गृह नगर से जब बाहर जाते हैं, अपना जो नगर या फिर अपना गांव या फिर आसपास का जिला है उससे बाहर जाते हैं। कहां पे? गृह नगर से बाहर प्रवास के लिए, प्रवास के दौरान जाते हैं तो स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता प्रदान करने हेतु 5 प्रवासन केंद्रों की स्थापना की गई। कितने प्रवासन केंद्र हैं? 5। मान लो कि आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे जहां आपका ये जिला है, मान लो कोई सा भी ए जिला है, थोड़े दिनों बाद कोई स्थितियां बनी कि आप बी जिले में ट्रांसफर कर गए, किसी वजह से आपको यहाँ जाना पड़ा। यहाँ आप ए जिले में काम कर रहे थे, ए जगह पे काम कर रहे थे, आप बी में जाओगे तो वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सेम टू सेम आपको जॉब मिल जाएगी। इस हेतु क्या किया? RSLDC ने 5 प्रवासन सहायता केंद्रों की स्थापना कर दी कि जैसा आप काम ए में कर रहे हो वैसा का वैसा अगर बी में वहां जाने पर कोई काम उपलब्ध है तो आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा। इन केंद्रों के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। पिछली पढ़ी थी संकल्प योजना, उसके अंतर्गत निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। कितने दिनों के लिए? 3 महीनों के लिए या 90 दिन के लिए? 3 माह हेतु या 90 दिन हेतु। कौन सी, किसके द्वारा? प्रवासन सहयोग केंद्र के द्वारा। कौन संचालित कर रहा है? RSLDC। प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर प्रवास करने पे स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता प्रदान करने हेतु कितने प्रवासन केंद्र खोले गए? 5। कितने प्रवासन सहायता केंद्र खोले गए? 5। और इन केंद्रों के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो प्रशिक्षित युवा है उनको 90 दिन तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। किसके तहत? संकल्प प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट है विशेष योजनाएं चल रही है कुछ RSLDC की। जो इसमें सबसे पहली योजना है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास। भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास, जिसका नाम क्या है शॉर्ट में? भोर कार्यक्रम कहते हैं। क्या है? भोर कार्यक्रम। इसकी टैगलाइन है भिक्षुक मुक्त शहर। भिक्षुक मुक्त शहर, ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भोर कार्यक्रम कौन कौन संचालित कर रहा है। तो राजस्थान के अंदर भोर कार्यक्रम कौन कौन संचालित कर रहा है याद रखना है। RSLDC और पुलिस आयुक्तालय, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के समन्वय से कौन कौन कर रहे हैं? RSLDC और पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से जो भीख मांग रहे हैं भिक्षुकों को पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। जयपुर में आप जाओगे कभी तो देखोगे
कि आप जहां हर चौराहे पे रुकते हो, कोई गाड़ी वाला कोई भी रुकता है तो आसपास गुब्बारे वगैरह लेके जो बैठे रहते हैं और आके गाड़ी के गेट के पास आके भीख मांगते हैं, उन्हें तो है भिक्षा मुक्त शहर बनाने हेतु, भिक्षुक मुक्त शहर बनाने हेतु किसके द्वारा चल रहा है? RSLDC और पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के द्वारा। RSLDC और पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के द्वारा चल रहा है। क्या है इसके तहत भी जो भीख मांग रहे हैं भिक्षुक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा स्वरोजगार हेतु। कौन सा कार्यक्रम है? भोर कार्यक्रम। कौन सा है? भोर कार्यक्रम। अभी तो जो पढ़ा उसका आप तब तक रिवाइज करो, मैं पानी वानी भी लेता हूं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? RSLDC की कुछ केंद्र पोषित योजनाएं थी और कुछ राज्य पोषित। ये विशेष कार्यक्रम है जिसके अंदर पिछला कार्यक्रम था भोर कार्यक्रम, जिसमें क्या था? भिक्षुक मुक्त शहर बनाना। किस किस के द्वारा संचालित है? RSLDC और पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के द्वारा। नेक्स्ट है अपनी दूसरी IM शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति। इंदिरा महिला शक्ति शुरुआत कब हुई थी? 2020-21 में। 2020-21 में किसने शुरुआत की? कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं आयुक्त महिला अधिकारिता निदेशालय ने। इसको भी दो संयुक्त रूप से चला रहे हैं। कौन कौन? कौशल आजीविका विकास निगम और आयुक्त महिला अधिकारिता निदेशालय। एक नई योजना के रूप में इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना, IM शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को कौशल विकास प्रदान करना। IM शक्ति का मतलब क्या है? इंदिरा महिला शक्ति। इंदिरा महिला शक्ति के तहत क्या होगा कि महिलाओं और बालिकाओं को कौशल प्रदान कर दिया जाएगा। कब संचालित हुई? 2020-21 में। छोटी छोटी योजनाएं हैं, बता चुका हूं पहले। RSLDC से संबंधित जितनी भी योजनाएं उनमें क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें एक तो भोर कार्यक्रम इंपॉर्टेंट था जो किस किस के सहयोग से चल रहा था? RSLDC और पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के सहयोग से। नेक्स्ट अपना आता है जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण देना किससे संबंधित? जल स्वच्छता से संबंधित। ये कौन चला रहा है? ये भी दो चला रहे हैं, RSLDC और राज्य जल स्वच्छता मिशन। कौन कौन चला रहे हैं? RSLDC और राज्य जल स्वच्छता मिशन। कहां चल रहे हैं? पूरे राजस्थान के सभी 33 जिलों में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण जल स्वच्छता सहायता संगठन क्या कर रहा है? एक कार्यक्रम चल रहा है जल स्वच्छता, जल से संबंधित स्वच्छता के बारे में कौन कौन चला रहा है? RSLDC और राज्य जल स्वच्छता मिशन। कहां पे चल रहा है? राजस्थान के सभी 33 जिलों में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, पिछड़े वर्ग के युवा है उनको लघु अवधि, दीर्घकालिक, लघु और दीर्घकालिक अवधि का प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण से लाभान्वित करना। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास जो है, बैकवर्ड क्लास है, उनके युवाओं को क्या करना? लघु और दीर्घकालिक अवधि के प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण प्रदान करना। छोटी छोटी योजनाएं हैं। नेक्स्ट आती है अभिसरण पहल। ये क्या है? इनमें एक 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है अभिसरण पहल के अंतर्गत। एक अभिसरण नामक पहल है जिसके अंतर्गत 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौन किन किन विभागों के तहत? राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST वित्त एवं विकास सहकारी निगम, दूसरा है जनजातीय क्षेत्र विकास निगम और तीसरा है अल्पसंख्यक विभाग। अभिसरण पहल के अंतर्गत कौन कौन से विभागों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? राजस्थान SC ST वित्त एवं विकास सहकारी निगम, SC ST हेतु, जनजातीय क्षेत्र हेतु और अल्पसंख्यक विभाग हेतु। कौन कौन से हैं? SC ST जनजातीय और अल्पसंख्यक। अभिसरण पहल के अंतर्गत 3 कौन कौन से विभाग हैं? SC ST जनजातीय और अल्पसंख्यक। SC ST जनजातीय और अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है कि अब ये नवाचार क्या क्या हुए हैं राजस्थान के अंदर रोजगार या कौशल शिक्षा को लेके? तो इसके अंदर पहली तो है CSR पार्टनरशिप हुई है। उपयोग क्या है कि इसके अंदर CSR जो एक सेल है उसके दिशा निर्देश विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में अंदर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
फिर है पर्यटन प्रशिक्षण के अंदर क्या किया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र है, कहां पे है पर्यटन प्रशिक्षण का उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर में, जहां पे पर्यटन से संबंधित कौशल दिया जाएगा। नेक्स्ट है ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ बना हुआ है। ये क्या करता है, जो विदेश में नौकरी हेतु जाने के इच्छुक है उनको क्या करते हैं, सूचना एवं मार्गदर्शन एवं परामर्श देते हैं। कौन सा है, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ। राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ क्या कहते हैं, जो भी कार्य करने विदेश में जाते हैं, लगभग अरब कंट्रीज में कार्य करने के लिए जाते हैं, तो उनका मुख्य कार्य है कि विदेश में जो भी नौकरी करने हेतु जाता है उन इच्छुक युवाओं को क्या करते हैं, सूचना मार्गदर्शन एवं संबंधित जो भी सारी जानकारी होती है वो प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जो भी विदेश जा रहे हैं उनको प्रस्थान पूर्व, जाने से पूर्व दिशा निर्देश, प्रस्थान पूर्व दिशा निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम, जाने से पूर्व एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके हेतु भी 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र खोले गए हैं। कितने, 5। कौन कौन से जिले में है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर। कहां पे है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर। कहां पे, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर में क्या खोले गए हैं, प्रस्थान, जो विदेश में जाते हैं उनके जाने से पूर्व जो दिशा निर्देश देते हैं उन हेतु 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र खोले गए हैं। कहां पे, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में। कहां पे 5 प्रशिक्षण केंद्र, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में। कहां पे, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में। फिर नेक्स्ट है, जेल कैदियों, किशोरों और दिव्यांगजनों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कहां पे, जयपुर केंद्रीय कारागृह में, जयपुर में जो जेल है, सांगानेर जेल है जयपुर में, सांगानेर जेल पे तो एक मूवी भी बनी हुई है जिसके अंदर वो प्रशिक्षण कार्य के तहत कैदियों का कैसे इंप्रूवमेंट हो, कैदी कैसे प्रशिक्षण कार्य सीखे उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट है, भीलवाड़ा जेल में और बालिका सुधार गृह में। कहां पे, जयपुर केंद्रीय जेल, भीलवाड़ा जेल और बालिका सुधार गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम किसको दे रहे हैं, कैदियों, किशोरों और दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 15 जुलाई को। ये याद रखना है, सभी अपने युवा हैं तो युवाओं को तो विशेष तौर से याद रखना है। कब मनाते हैं, 15 जुलाई को, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को कब मनाते हैं, 15 जुलाई को। नेक्स्ट है, स्किल आइकन ऑफ द मंथ, स्किल आइकन ऑफ द मंथ। ये एक कार्यक्रम चल रहा है कि जिसने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया और एक कार्यक्रम प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, जिसने समाज के अंदर एक रोल मॉडल बनके भूमिका अदा की है, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्रशिक्षण दे रही है उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा के एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और समाज के लिए रोल मॉडल बन गया कि ये देखो कल परसों ऐसे ही घूमता फिर रहा था प्रशिक्षण लेके गवर्नमेंट से और एक अच्छी नौकरी प्रदान कर ली, रोल मॉडल के रूप में बन गया है, रोल मॉडल के रूप में बन गया। जो भी कल्पित धारणाएं चल रही थी, कोई भी मान लो गांवों के अंदर कहते रहते हैं सभी, ये देखो ऐसे ही घूम रहा है, बैठा टुकड़े तोड़ रहा है, कुछ करता नहीं है, तो उनके लिए क्या गया, स्किल आइकन ऑफ द मंथ, स्किल आइकन ऑफ द मंथ नामक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें क्या गया है, प्रशिक्षण के थ्रू जो भी जिसने प्रशिक्षण कार्य कंप्लीट कर लिया है और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और जो भी समाज में धारणाएं चल रही थी उनको तोड़ के एक रोल मॉडल बन गया, उनको क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और ट्रॉफी के साथ रुपए कितने दिए जा रहे हैं, 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने रुपए, 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं। स्किल आइकन ऑफ द मंथ, हर मंथ दिए जाते हैं ये एक आइकन के रूप में जिसने समाज में रोल मॉडल की भूमिका अदा की है। नेक्स्ट है, जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर। अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर। यह था अपना चौथा चैप्टर, कौन सा, चौथा, औद्योगिक विकास से संबंधित कंप्लीट होता है अभी ये चौथा चैप्टर। इसके अंदर हमने औद्योगिक विकास से संबंधित सारे डाटा कवर कर लिए, जितनी भी योजनाएं थी वो कवर कर ली। और आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले खनिज देख लिए, कौन कौन से खनिज है, कितने प्रकार के हैं, खनन कितने प्रकार के खनिजों का होता है, एकमात्र उत्पादकता, लगभग पूरा उत्पादन वगैरह देख लिया। फिर अपने RSMML देख लिया, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस से संबंधित जो देख लिया, राजस्थान की रिफाइनरी आ गई, राजस्थान की 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन आ गए, और फिर संबंधित रोजगार विभाग से संबंधित योजनाएं आ गई, और RSLDC से संबंधित जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब प्रशिक्षण कार्यक्रम आ गए। धन्यवाद आप सभी को, अच्छे से रिवाइज करो इनको। और नेक्स्ट क्लास अपने 5वें चैप्टर से शुरू होने जा रही है नेक्स्ट क्लास में,
तो अच्छे से रिवाइज करके आना, और क्लास काम की लगे तो शेयर भी करना। आपको लगे कि मेहनत अच्छी की है क्लास में तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।